हैं, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मकसद है उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाओगे तो ग्राफिकली ये इसकी आप इस तरह से बना सकते हैं। अब ये भी ग्राफ जो बनेगा बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट बनेगा बेटा। ये करंट है और ये पोटेंशियल। अगर आप इंटेंसिटी कम रखोगे तो करंट कम होगा बेटा। सपोज करें इंटेंसिटी आप 1 रखते हो, ये इंटेंसिटी 1 है बेटा, तो इसमें करंट जो है वो कम है। ये करंट है बेटा, ठीक है। और अगर आप इंटेंसिटी ज्यादा रखोगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा होगा। लेकिन जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी 1 वालों का होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी और फ्रीक्वेंसी इसकी सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम होगा इस तरह से। अगर तीसरी इंटेंसिटी और भी बढ़ाओ तो करंट तो बढ़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो सेम रहे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्सपेरिमेंटल जो है वो रिजल्ट्स की। अब देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया कि अगर हम क्लासिकल थ्योरी को देखते हैं तो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो रेडिएशन है उसकी नेचर वेव नेचर है। क्लासिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि क्लासिकली रेडिएशन को हम डील करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स इक्वेशंस या मैक्सवेल्स वेव थ्योरी। तो मैक्सवेल की वेव थ्योरी कहती है कि रेडिएशन की नेचर वेव है, और अगर रेडिएशन की नेचर वेव है तो रेडिएशन से निकलने वाली जो एनर्जी होनी चाहिए वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, टाइम लेग होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी को इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करना चाहिए। ये प्रिडिक्शंस है मैक्सवेल की थ्योरी की। लेकिन आपको पता है कि मैक्सवेल की थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करने में नाकाम गई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट्स बिल्कुल इस चीज से अपोजिट है। एक्सपेरिमेंट कहता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, टाइम लेग नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते। अब इसको एक्सप्लेन किया सक्सेसफुली आइंस्टाइन ने, तो हम इसको कहते हैं आइंस्टाइन्स आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट on the basis of Planck's quantum theory। ठीक है। अब आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हम रेडिएशन को मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक वेव नहीं समझते, अगर रेडिएशन को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक क्वांटा या क्वांटम नेचर हम समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि रेडिएशन जो इमिट होती है वो लाइक अ वेव इमिट नहीं होती, वो इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटॉन की सूरत में इमिट होती है, और ये डिसकंटिन्यूअस फैशन के अंदर इमिट होती है। ठीक है, जिसकी मिसाल भी मैंने आपको कल दी कि इसकी मिसाल क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, नेचर ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ
radiation is not wave, or energy is not provided by radiation in continuous fission. ठीक है, energy is emitted in form of quanta, which is in discrete manner. डिस्क्रीट मैनर का मकसद है डिसकंटिन्यूअस फिशन। ये रेडिएशन कंटिन्यूअस फिशन के अंदर एमिट नहीं होती। किसी भी चीज से ये जो रेडिएशन एमिट होती है, अगर ये सन है तो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, और क्वांटा जो होते हैं उनकी नेचर जो होती है वो डिस्क्रीट नेचर होती है, मकसद डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर होती है। अब इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, according to quantum theory, there should be threshold frequency, and there should be no time lag. मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, टाइम लेग होना चाहिए। ये थ्योरी कहती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और टाइम लेग नहीं होनी चाहिए। कैसे? अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, रेडिएशन जो इमिट होती है, वही कल वाली मिसाल हम लेते हैं कि एक मेटल है, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसका वर्क फंक्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा ध्यान से बेटा, आइंस्टाइन ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन की थी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 3 हमने ब्लॉक इस्तेमाल किए थे, और ये है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, अगर ऊपर से रेडिएशन आप दे रहे हो, इस रेडिएशन की अगर एनर्जी पर यूनिट टाइम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड, इसके ऊपर आप रेडिएशन दे रहे हो जिसकी एनर्जी पर यूनिट टाइम है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड, इसके ऊपर आप रेडिएशन दे रहे हो जिसकी एनर्जी पर यूनिट टाइम है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड। ठीक है, आइंस्टाइन के मुताबिक रेडिएशन को आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक मेड ऑफ क्वांटा स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी मांगे, और ये डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर होती है। अब थोड़ा इसको समझिएगा। अब आइंस्टाइन के मुताबिक जब ये फोटॉन इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन के पास आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ये रूल है, देखें आपने एक्साइटेशन पढ़ी है केमिस्ट्री के अंदर, अगर किसी भी ऑर्बिट के अंदर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको अगर आप रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करते हो,
तो वो इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में जाना चाहता है तो वो सिर्फ उसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान एक्साइटेशन एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी अगर कोई रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के पास आएगी तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करे, क्योंकि रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में तो नहीं रह सकता, या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। एक और बात भी ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद जरूरी नहीं हायर ऑर्बिट में जाए, लोअर ऑर्बिट में भी फॉल करता है। एक्साइटेशन का मकसद सिर्फ ऊपर जाना नहीं होता, नीचे आना भी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मकसद ये कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपने ऑर्बिट में नहीं रह सकता, वो ऑर्बिट चेंज करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा वही रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है जो उसको हायर ऑर्बिट में ले जाए। तो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन ये फोटॉन, इसके पास एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आएगा इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इस फोटॉन की एनर्जी कम है, ये इसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि इसको निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको वापस इमिट कर देगा। फोटॉन आया, एब्जॉर्ब हुआ, वापस इमिट हो गया। दूसरा फोटॉन आया, एब्जॉर्ब हुआ, इमिट हो गया। मकसद जैसे जैसे फोटॉन डिसकंटिन्यूअस मैनर में आएंगे ना, पहला फोटॉन आया उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, जब तक दूसरा आया ना तब तक पहले वाला इलेक्ट्रॉन ने इमिट कर दिया। दूसरा आया, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, जब तक तीसरा आएगा ना तब तक वो दूसरे फोटॉन को एब्जॉर्ब, मकसद वो अपने अंदर एनर्जी रखेगा। कम एनर्जी वाले फोटॉन आते जाएंगे, वो एब्जॉर्ब करता जाएगा और उनको री इमिट करता जाएगा। इसलिए कम एनर्जी वाला फोटॉन कभी भी उसको निकाल नहीं सकता। जैसे मैंने आपको कहा ना, स्टूडेंट आया, एनर्जी लगाई, वापस गया। अब आपके माइंड में होगा कि अगर 10 फोटॉन एक साथ ही एब्जॉर्ब कर ले, तो ये भी एक उसूल है, तय कर ले आप इसको, कि इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे सिर्फ एक फोटॉन एब्जॉर्ब करे। आइंस्टाइन के मुताबिक एक टाइम पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के एक फोटॉन एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी होती है। एक टाइम पे 10 फोटॉन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को एक टाइम पे एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है रेडिएशन की, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये फोटॉन आते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करता जाएगा, री इमिट करता जाएगा। मकसद कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसके साथ भी यही होगा, इसकी भी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसके एक के पास इतनी एनर्जी है कि ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ये अकेला जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन को ये निकाल सकता है, क्योंकि ये अकेला फोटॉन कितनी एनर्जी दे सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, रेडिएशन की नेचर को अगर आप क्वांटम नेचर मानते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, जब तक दूसरा फोटॉन आता है तब तक वो उसको री इमिट कर देता है। इसलिए होता यह है कि ऐसा फोटॉन जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, वो फोटॉन एब्जॉर्ब होने के बाद री इमिट हो जाता है। जब तक दूसरा फोटॉन आता है तब तक पहले वाला फोटॉन उस इलेक्ट्रॉन से आगे जा चुका होता है, इसलिए ये एनर्जी कंटिन्यूअस फैशन में नहीं बन सकती और फोटॉन आते जाते हैं, वो री इमिट होते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कभी भी इमिट नहीं होता। इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है।
क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले अकेले फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को आइंस्टाइन ने इस तरह से कहा कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स होल फोटॉन, ठीक है, होल फोटॉन, होल फोटॉन और इट एब्सॉर्ब्स नन। मकसद इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पूरे फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है या उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करता। जैसे ये एक ऐसा फोटॉन है जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो अब इस पॉइंट के मुताबिक जैसे इस फोटॉन को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब भी नहीं किया, मकसद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब भी नहीं करता, क्योंकि अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इसको इमिट कर दे। जैसे ये एब्जॉर्ब हो ही नहीं, जैसे आपके जो है वो एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से वो चीज निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह लें कि जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से ऐसा फोटॉन जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थ्रेशोल्ड होगी, उस फोटॉन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब भी। ठीक है, मकसद पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो। ठीक है, अब आइंस्टाइन ने इसकी एक इक्वेशन भी दी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ये हमें क्या बताती है? चले, ये आइंस्टाइन ने हमें बता दिया कि रेडिएशन की नेचर, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रिडिक्ट करता है कि रेडिएशन की नेचर जो है वो क्वांटम नेचर है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की रिजल्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और ये कहता है टाइम लेग नहीं होना चाहिए, टाइम लेग नहीं होना चाहिए इसीलिए कि कम फ्रीक्वेंसी वाले से इमिट नहीं होगा और जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होगी उससे उसी वक्त इमिट हो जाएगा, टाइम लेग जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइंस्टाइन ने आगे ये भी बताया कि अगर किसी भी चीज की, अगर किसी भी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड हो, सपोज करें चौथा ब्लॉक बना ले कि इसके ऊपर एक फोटॉन आ रहा है, इस फोटॉन की एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड है, जबकि इसका वर्क फंक्शन सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइंस्टाइन ने इसकी इक्वेशन दी, आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा फोटॉन जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थ्रेशोल्ड होती है, उसके अंदर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है। अब इस पॉइंट के मुताबिक अगर इस इलेक्ट्रॉन ने एक फोटॉन, होल फोटॉन एब्जॉर्ब करना है, मकसद इसने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन की, तो 10 तो गई वर्क फंक्शन में, 5 किधर जाएगी? ठीक है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने कहा एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, एनर्जी इंसिडेंट जो ऊपर से फोटॉन आ रहा है ये दो चीजों में जाएगी, एक वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। रिमेनिंग एनर्जी जो जाएगी वो किस में चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ये वर्क फंक्शन ऑफ मेटर। ठीक है, इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी एनर्जी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। वर्क फंक्शन कांस्टेंट, रिमेनिंग एनर्जी किस में चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन
फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगी, मकसद इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन होगी, तो वर्क फंक्शन माइनस होगा, बाकी रिमेनिंग एनर्जी किसमें चली जाएगी, वो चली जाएगी किनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती जाएगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं, इंसिडेंट एनर्जी ऊपर से फोटॉन की एनर्जी एच न्यू, वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। मकसद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी minus work function is equal to h nu minus nu naught. Means kinetic energy is equal to the difference between incident frequency and threshold frequency. इसका मकसद है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाएगी। मकसद एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो आइंस्टाइन के मुताबिक एज quantum theory predicts that E is directly proportional to the frequency, therefore increasing frequency increases kinetic energy of photo electrons। ठीक, अब दोनों रिजल्ट हो गए एक्सप्लेन। अब आते तीसरी वे। तीसरी रिजल्ट के मुताबिक इंटेंसिटी ऑफ द फोटॉन का मकसद क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द फोटॉन का मकसद है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर रेडिएशन को हम फोटॉन मानते हैं तो फोटॉन की इंटेंसिटी का मकसद है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अगर 10 फोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 20 फोटॉन होंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, अगर हम रेडिएशन को फोटॉन मान लेते हैं कि रेडिएशन इज मेड अप ऑफ फोटॉन, रेडिएशन इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन, तो फोटॉन पार्टिकल है, पार्टिकल की इंटेंसिटी का मकसद है नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे बारिश बरसती है, हल्की होती है तो बूंदों की तादाद थोड़ी होती है, वाटर ड्रॉप्स की तादाद थोड़ी होती है। जब बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो ड्रॉप्स की तादाद बढ़ जाती है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन आप इसको फोटॉन की बारिश मानते। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे। एक फोटॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो इंक्रीजिंग इंटेंसिटी इंक्रीजेस नंबर ऑफ फोटॉन। और फोटॉन पार्टिकल की इंटेंसिटी, पार्टिकल की इंटेंसिटी से पार्टिकल की एनर्जी नहीं बढ़ती, पार्टिकल की इंटेंसिटी से पार्टिकल की एनर्जी नहीं बढ़ती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बाल फेंकूं 10 न्यूटन से, मेरे साथ दूसरा बंदा 10 न्यूटन से, तीसरा 10 न्यूटन से, जितने बाल ज्यादा होते जाएंगे हर एक बाल की एनर्जी तो वही 10-10 होगी। ऐसा तो नहीं ज्यादा बाल होते जाएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो बढ़ती है वेव की। क्योंकि वेव्स अगर ज्यादा होती है ना तो आपके माइंड में होगा वेव्स की कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वेव्स सुपर पोजिशन करती, वेव्स मिक्स होके सिंगल वेव बनाती है। ज्यादा वेव्स होंगी इंटेंस से, वो सुपर पोजिशन करेंगी, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन पार्टिकल्स इस तरह से सुपर पोजिशन नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स
means number of photons. Therefore, increasing intensity, increasing intensity increases number of photons. ठीक है, समझ गए इसको? तो मकसद ये हुआ कि क्वांटम थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रिजल्ट्स को। आप कह सकते हैं कि जो क्वांटम थ्योरी है उसकी जो भी प्रिडिक्शंस हैं एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली वो चीजें बताता है। मकसद है, आप ये भी कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन द फेवर ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जिस तरह से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इन द फेवर ऑफ वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, इसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट है इन फेवर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी आप सही मानते हो, इसको भी आप सही मानते हो। मकसद रेडिएशन को एक्सपेरिमेंटली आप प्रूव कर सकते हैं पार्टिकल है, रेडिएशन को आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं वेव। ठीक है, मसले बढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन आप कर सकते हैं। कंक्लूजन इसका कौन सा करोगे? कंक्लूजन आप इसका करोगे, कंक्लूजन आप इसका करोगे क्लासिकल थ्योरी failed to explain classical theory failed to explain results, experimental results, experimental results of photoelectric effect। ठीक है, क्वांटम थ्योरी आइंस्टाइन successfully explained experimental results of experimental results of photoelectric effect on the basis of क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी की इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। अब एक चीज बीच में रह गई थी, मैं उसको लिख देता हूं, हो सकता है आपके बुक में पता नहीं है या नहीं। ये जो हमने पहला ग्राफ पढ़ा था, जो सबसे पहला ग्राफ हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के थे। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा फर्दर कि अगर ये जो किसी भी मेटल के ऊपर जब ये रेडिएशन फॉल करती है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या ताल्लुक है, वो अब तो आपको क्लियर है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे आप आते हो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी लीनियर रिलेशन, क्योंकि ग्राफ क्या बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है। इसका जो स्लोप है, स्लोप कैन बी यूज्ड
to calculate Planck's कांस्टेंट। हो सकता है आपके बुक में हो, डेरिवेशन भी पता नहीं है या नहीं, लेकिन बहरहाल इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि इसका स्लोप प्लैंक्स क्वांटम जो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो है वो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते। प्लैंक्स कांस्टेंट को इसके स्लोप से आप कैलकुलेट कर सकते। स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है, इसका स्लोप जो होता है, स्लोप मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको इस्तेमाल करके इक्वेशन को आप कैलकुलेट कर सकते। तो ये हो गया बेटा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप कह सकते हैं ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया था कि रेडिएशन की नेचर वेव नेचर नहीं है, रेडिएशन की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इन द फेवर। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये बात आगे भी हमें ये सारी जो अभी इसके दो और भी एक्सपेरिमेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। अब क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम अभी पढ़ रहे हैं इंटरेक्शन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर। आप देख लें कि क्लासिकल फिजिक्स कहां पे फैल जा रही, आप इसको माइंड में क्लियर कर लें कि क्लासिकल फिजिक्स किस जगह पे फैल जा रही है। आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देख लें। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि दीवारें जो होती है, जो ब्लैक बॉडी की वॉल्स होती हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स में से रेडिएशन एमिट होती है। मकसद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मैटर है और उनमें से रेडिएशन एमिट होती है। मकसद ये ब्लैक बॉडी जो है ना, ये भी इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। यहाँ पे रेडिएशन इमिट हो रही है पार्टिकल से। मकसद जहां पे रेडिएशन इमिट हो रही है पार्टिकल से, उसको एक्सप्लेन करने में फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स नाकाम। इसको देख लें, इसमें भी इंटरेक्शन है बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। रेडिएशन आती है, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी किसके दरमियान इंटरेक्शन है, मैटर और रेडिएशन के दर। यहाँ पे मैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, वहां पे मैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करता है, एमिट भी करता है। गर्म करते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और ओसिलेट करने के बाद रेडिएशन एमिट। मकसद जहां पे रेडिएशन एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वहां पे क्लासिकल फिजिक्स नाकाम जा रही है फिनोमिना को एक्सप्लेन करने। लेकिन जब ये रेडिएशन फैलती है, प्रोपगेट करती है, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देख, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। वहां पे सिर्फ ये होता है कि रेडिएशन प्रोपगेट कर रही है, उसके रास्ते में दो स्लिट आ गए, उन दो स्लिट से गुजरने के बाद डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बन गए। मकसद प्रोपगेशन के दौरान क्लासिकल फिजिक्स आपको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है कि डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस क्यों बन, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स कहती है वेव है। अगर आप रेडिएशन को वेव नहीं मानते तो आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्वांटम थ्योरी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप ये नहीं समझे कि ये बड़ी सक्सेसफुल चीज है, इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द वेव। ये काम वेव्स का है। सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस वेव्स की प्रॉपर्टी है। क्वांटम थ्योरी फैल जाएगी आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर लगाओ। ठीक है,
इसलिए चीजें इतनी वन साइडेड नहीं लेती, चीजें और भी मुश्किल होंगी। डाइफ्रेक्शन है, क्वांटम थ्योरी डाइफ्रेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पोलराइजेशन को। पोलराइजेशन होती है पार्टिकल के अंदर, कौन सी पोलराइजेशन हो, वो तो जहां से आएंगे वहां से पास कर जाए। बहुत सारी ऐसी फिनोमिना है जिसको क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसको कंक्लूड करेंगे। अभी एक दो और एक्सपेरिमेंट है, कल इंशाल्लाह करते हैं काउंटर इफेक्ट।